नमस्कार। इस क्लास में आज हम लोग बोर के परमाणु नमूना के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात बोर एटॉमिक मॉडल। चूँकि सबसे पहला जो सफल मॉडल आया था, परमाणु का जो नमूना आया था, वो नील्स बोर ने दिया था। इससे पहले हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु नमूना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के मध्य में धन आवेश से आवेशित केंद्रक तो वर्तमान होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये नहीं बताया था कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये सारी बातें नील्स बोर ने बताया था। और उस रदरफोर्ड के परमाणु नमूना में कुछ खामियां रह गई थी, जिसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना एक नया परमाणु नमूना को प्रस्तुत किया। यह परमाणु नमूना प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्या कहता है, आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इस नमूना की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु नमूना की चर्चा कर ले। अल्फा बिखराव प्रयोग के आधार पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया था, जिसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जिसके बाद उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर एक परमाणु का नमूना प्रस्तुत किया था, जिसे रदरफोर्ड के परमाणु नमूना के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। परमाणु के मध्य में धन आवेश से आवेशित केंद्रक अर्थात नाभिक उपस्थित रहता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाता है। ये तो उन्होंने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो वो किसी खास ऊर्जा वाला कक्ष में ही मूव करता है, और उस ऊर्जा वाला कक्ष को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो बोर ने इन्हीं सारी बातों को बताया, और उनका जो डिमेरिट था उसमें कुछ हद तक इसमें दूर हो गया, और जिससे कारण इस बोर के परमाणु नमूना वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो इस तरह से पहले हम इसको परिभाषित कैसे करें कि ये बोर का परमाणु नमूना होता क्या है। कहेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु नमूना के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु का एक नया नमूना प्रस्तुत किया, जिसे बोर के परमाणु नमूना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि in order to overcome the defect of Rutherford's atomic model, Niels Bohr gave a new model of an atom. अर्थात ये बोर का परमाणु नमूना क्या है, तो कहेंगे इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर गेव ए न्यू मॉडल ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु नमूना के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु का एक नया नमूना प्रस्तुत किया, जिसे बोर के परमाणु नमूना के नाम से जाना जाता है। यह परमाणु नमूना प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लांक क्वांटम थ्योरी, यानी यह परमाणु नमूना प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब इसकी मुख्य बातें क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाएंगे।
मान लेते हैं कि ये परमाणु है, ये परमाणु के बीच का जो भाग है वो केंद्रक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और चूंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका टोटल जो चार्ज है वो केंद्र में ही केंद्रित रहता है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था। अब चूंकि हम लोग यहाँ नील्स बोर का परमाणु पढ़ रहे हैं, तब ये कहता है कि केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊर्जा वाला कक्ष में ही घूमता है, और जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका ऊर्जा स्तर निश्चित होता है, अतः कक्ष को हम ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं। इसे K, L, M, N इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। ये सब एनर्जी लेवल है और इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अब यहाँ रदरफोर्ड की बात को थोड़ा सा हम लोग जाने। रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा था कि केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन मूव करता है अलग अलग कक्षों में, लेकिन इन्होंने उसको और क्लैरिफाई किया और कहा कि केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, लेकिन वो किसी खास ऊर्जा वाला कक्ष में ही घूमता है, और जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका ऊर्जा स्तर निश्चित होता है, अतः कक्ष को हम ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं, और इसे K, L, M, N इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। ये सब एनर्जी लेवल भी है। फिर नील्स बोर ने आगे बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लें कि ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, अगर तीसरा ये चौथा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी खास ऊर्जा वाला ऑर्बिट में अगर चक्कर लगाता है तो उसमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ मूव कर रहा है तो कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा, अगर इसी में अगर मूव कर रहा है, कहीं दूसरे में नहीं जा रहा है, तो उसमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, या फिर हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन होगा। इसको हम लोग और ढंग से समझ ले कि जब इलेक्ट्रॉन किसी खास ऊर्जा वाला कक्ष में अगर मूव करता है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन उसमें नहीं होगा। जैसा कि अगर इलेक्ट्रॉन केवल K सेल में अगर या K सेल या एनर्जी लेवल में अगर चक्कर लगा रहा हो केवल, तो उसमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर L सेल में ही अगर मूव करता है तो फिर कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन अगर L या M या किसी M में किसी खास ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में अगर चक्कर लगाता है तो उसमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा परिवर्तन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आएगा, या इसमें से इसमें जाएगा, या इसमें से इसमें जाएगा, तब। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, अथवा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। तो यहाँ दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है। पहली स्थिति ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। फिर उन्होंने बताया कि उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा को हम क्वांटा में व्यक्त करते हैं। तो ये मान लिए कि अगर हम E1 मान लेते हैं, ये अगर हम E2 मान लेते हैं, ये E3 मान लेते हैं, तो ये सब एनर्जी लेवल है जिसको हम K, L, M, N के द्वारा भी हम सूचित कर सकते हैं। तो उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा को यहाँ क्वांटा में व्यक्त किया जा सकता है E2 माइनस E1 hv क्वांटा, अर्थात उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा को क्वांटा में व्यक्त किया जाता है। क्वांटा बंडल ऑफ एनर्जी है, यूनिट है। ये डेल्टा हुआ एनर्जी चेंज, E2 हुआ हाई एनर्जी लेवल और En हुआ लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नील्स बोर ने फिर आगे उन्होंने पॉइंट बताया कि केवल वही कक्षाएं प्रवेश योग्य है, अर्थात केवल उन्हीं कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिसके लिए कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम का मान NH/2π के तुल्य होता है, अर्थात mvr बराबर NH/2π, जहाँ m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है एटॉमिक रेडियस, h हुआ प्लांक कांस्टेंट और n एक होल नंबर है। तो नील्स बोर ने ये जो परमाणु नमूना दिया वो कब आया?
1913 ईस्वी के आसपास जब रदरफोर्ड के परमाणु नमूना आया, उसमें कुछ खामियां रह गई, तो उनको अध्ययन करने के बाद नील्स बोर ने इस नए नमूना को प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु नमूना को दोष को दूर करने के लिए परमाणु का एक नया नमूना प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड के परमाणु नमूना नील्स बोर के परमाणु नमूना के नाम से जानते हैं। इनकी मुख्य बातें क्या हो जाएगी? पहले पॉइंट में कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में अगर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा उसका निश्चित होता है और वो किसी फिक्स ऑर्बिट वाला एनर्जी लेवल में ही वो चक्कर लगाता है, और जिस कक्ष में वो चक्कर लगाएगा उसका ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। अतः कक्ष को हम ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। इसे के, एल, एम, एन इत्यादि के द्वारा सूचित कर सकते हैं। E1, E2, E3 ये सब एनर्जी लेवल हैं। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी खास ऑर्बिट में ही अगर चक्कर लगाता है, जैसे कि के, एल, एम या किसी एन में, तो कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा परिवर्तन कब होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा या फिर हायर से लोअर में जंप करेगा तो वहाँ एनर्जी चेंज होगा। अब जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, जबकि हायर से जब लोअर में जंप करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार से उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा को क्वांटा में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू HV क्वांटा, जहाँ डेल्टा एनर्जी चेंज है, E2 हुआ हायर एनर्जी लेवल, E1 हुआ लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है और भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर उन्होंने कहा कि केवल वही कक्षाएं प्रवेश योग्य है, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में मूव करेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π के तुल्य होता है, अर्थात ये एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर NH/2π होगा। उसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जहाँ m हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हुआ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r हुआ एटॉमिक रेडियस और h हुआ प्लांक कांस्टेंट। तो इस तरह से जो उन्होंने बात बताया उसको हम लोग यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पहले पॉइंट में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा निकालने के बाद ये सूखिए जाते हैं। Following are the main points of Bohr's atomic model, अर्थात बोर के परमाणु नमूना की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला, इलेक्ट्रॉन moves around the nucleus in the orbit of fixed energy. इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द ऑर्बिट इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊर्जा वाला कक्ष में ही मूव करता है। They are designated by K, L, M and N, जिसे K, L, M, N इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊर्जा वाला ऑर्बिटल में ही मूव करता है और जिस ऑर्बिट में वो मूव करता है उसका ऊर्जा फिक्स होता है, जिसे ऊर्जा लेवल भी कहा जाता है, जिसे हम K, L, M, N इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित कर सकते हैं। When electron moves in a particular orbit,
दो when electron moves in a particular orbit then no any energy change occurs। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी खास ऊर्जा वाला ऑर्बिटल में अगर चक्कर लगाता है तो उसमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर के सेल में चक्कर लगा रहा है एनर्जी लेवल में तो कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा, अगर एल में लगा रहा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? जब के सेल में जाएगा या एल से एम में आएगा, या फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाएगा, या फिर लोअर से हायर में आएगा। तो इसमें तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, और यहाँ हम जंप भी लिख सकते हैं, जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल और फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन एनर्जी चेंज अकर्स। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है या फिर हायर से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी चेंज होगा। अब यहाँ एक है लोअर से हायर और हायर से लोअर, तो यहाँ दो स्थितियाँ उत्पन्न होगी जिसमें पहले में हम ए करके लिख सकते हैं और दूसरे को हम बी करके लिख सकते हैं। यहाँ लिखा इसलिए भी जा रहा है कि जितना पढ़ना समझना ज़रूरी है उतना लिखना भी ज़रूरी है। अपने मन से सेंटेंस को, अपनी भावनाओं को लैंग्वेज में व्यक्त करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये हम ए लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दो स्थिति है, एक है जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जंप करेगा और दूसरे में फिर जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो किस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और किस में अवशोषण होता है। इसके लिए यहाँ पर इसका 2 पॉइंट हो जाएगा ए। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। When electron jumps from lower energy level to higher energy level, energy is absorbed। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। बी में हो जाएगा when electron jumps from higher energy level to lower energy level, energy is released। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। फिर हम चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं कि उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा को क्वांटा में व्यक्त किया जाता है। रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटा। रिलीज्ड एंड
एब्जॉर्ब एनर्जी expressed in quanta, that is डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस C1 इज इक्वल टू HV क्वांटा। अर्थात यहाँ डेल्टा एनर्जी चेंज है, ये हाई एनर्जी लेवल हुआ, ये लोअर एनर्जी लेवल हुआ, H प्लांक कांस्टेंट हुआ, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा अवशोषित होता है और रिलीज करता है उसी क्वांटा में व्यक्त किया जाता है। फिर उन्होंने आगे ये बताया कि केवल वही कक्षाएं प्रवेश योग्य हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग का मान NH/2 के तुल्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज NH/2। इट मीन्स MVR इक्वल टू NH/2, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the atomic radius, h is the Planck constant। इसके अनुसार कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में प्रवेश करेगा जिसके लिए उसे कोणीय संवेग का मान NH/2 के तुल्य होता है। फिर उन्होंने आगे बताया कि किसी भी कक्ष में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है, जहाँ n ऑर्बिट की संख्या है, नंबर ऑफ सेल है। तो रदरफोर्ड ने इन सारी बातों को नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बताया था कि केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, लेकिन कहाँ मूव करता है, किस ऑर्बिट में मूव करता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कितनी मूव करेगा, ये बात उन्होंने नहीं बताया था। तो उन्हीं सारी दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक नया नमूना प्रस्तुत किया था जिसे बोर के परमाणु के नाम से जानते हैं। तो नील्स बोर ने फिर आगे बताया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the maximum number of electrons present in any orbit is 2n²। अर्थात किसी कक्ष में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 2n² है। इस 2n² के द्वारा हम किसी ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम निर्धारण कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, नील्स बोर ने बताया था। इसलिए ये बोर का परमाणु नमूना जो है वो ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ अगर K सेल है तो इसमें अगर 2n² होगा तो 2 × 1² अर्थात K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। उसी प्रकार से L में यहाँ दूसरा का ऑर्बिट है तो यहाँ 2 तो यहाँ 8 अर्थात दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। फिर M में यहाँ ये तीसरा ऑर्बिट है तो यहाँ N के जब हम 3 रखेंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो नील्स बोर ने बताया कि किसी ऑर्बिट में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है, जो रदरफोर्ड ने बताया था। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो नील्स बोर का परमाणु नमूना है वो रदरफोर्ड से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना नया नमूना को प्रस्तुत किया था। तो फिर अगला जो टॉपिक है हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।